ये सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? सब बच्चों का जवाब चाहता हूं। आप कहेंगे मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश। पहले शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में कौन हुए इनके पुत्र? बिंदुसार। और बिंदुसार के दो पुत्र हुए, कौन कौन? एक अशोक, एक सुसीम। अशोक और सुसीम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप जानती हैं चाणक्य थे। और यहीं से आप लोग ये बात याद रखेंगे कि बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में कौन कौन पुत्र हुए उनके? सुसीम और अशोक हुए। अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के गुरु याद रखेंगे राधागुप्त थे। राधागुप्त कौन व्यक्ति है? चाणक्य के पोते हैं। कौन है? चाणक्य के पोते हैं। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान चाणक्य का था, उसी तरह अशोक को महान बनाने में, अशोक को गद्दी हासिल करने में योगदान किसका था? वो योगदान था आपका राधागुप्त का। जिस तरह ये बात समझेंगे, बिंदुसार चाहते थे कि उनका पुत्र सुसीम क्या बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा। और जब तक्षशिला में एक बार विद्रोह हो जाता है तो दोनों को भेजा जाता है। वापस आने की इस नियत में राधागुप्त चाल चलता है और महल के बाहर गड्ढा खोदकर उसमें लोह अग्नि, कोयला अग्नि बिछा दी जाती है और हाथी पर आता हुआ सुसीम उसमें लुढ़क कर मारा जाता है। ये सुसीम की हत्या करवा देते हैं। कहते हैं कि अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों की, 99 भाइयों की हत्या की, लेकिन इतिहासकार मत रखते हैं सिर्फ और सिर्फ सुसीम से। सुसीम को मारकर इसने गद्दी हासिल की अशोक ने। तो अब अशोक का क्या नाम है? अशोक के बारे में क्या आपको पढ़ना है, ध्यान से देखना अशोक के बारे में। तो अशोक, मैं पूछता हूं, मौर्य वंश का कौन से नंबर का शासक हुआ? अशोक कौन से नंबर का शासक हुआ? बच्चे बताएंगे एक बार। मौर्य वंश का कौन से नंबर का शासक अशोक हुआ? तो आप लोगों का जवाब होगा तीसरा शासक हुआ। कब गद्दी पर बैठता है? अशोक का शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है। शासनकाल नोट करेंगे, 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक। 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। राज्याभिषेक कब होता है अशोक का? 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। और अपने ही राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, क्या 8वें वर्ष 261 बीसी में किस पर हमला कर दिया था इसने? कलिंग पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ। और किसने किया था? अशोक ने किया था कलिंग पर। तो प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है कि कलिंग कहां था? कलिंग था उड़ीसा में। और कलिंग का जो शासक था उस समय वो था आपका पद्मनाभ। क्या था? पद्मनाभ कौन था? वो आपका उड़ीसा कलिंग का शासक था। कहते हैं कि इस मारकाट के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। दो कहानियां चलती हैं बच्चे, एक तो कि कलिंग युद्ध के बाद में इसका हृदय परिवर्तित हुआ। एक कहानी है इस सुसीम का बेटा। एक बार अशोक अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था तो एक भिक्षुक आया और भिक्षुक को कहते हैं कि बुलाया और उसके प्रश्न इस तरह से, निग्रोथ नाम था। क्या नाम था इसके लड़के का? सुसीम का लड़का था निग्रोथ, सन्यासी बन गया था। तो महल में आता है, अशोक खुद नहीं पहचान पाता है कि मेरा भतीजा है, मेरे भाई का ही लड़का है। इतने शानदार प्रश्न हुए, इतने शानदार प्रश्न किए अशोक ने, सुसीम के पुत्र निग्रोथ ने उतने ही शानदार जवाब दिए। तो इतिहास कहता है कि उस दिन से ही अशोक की बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ गई थी। यहां आकर तो परिणाम एकदम बदल गया। रुचि कहां पैदा हुई? निग्रोथ के द्वारा। निग्रोथ कौन है? सुसीम का पुत्र था। तो कहते हैं अशोक ने अपना सिंहासन छोड़कर निग्रोथ को उस पर बिठा दिया था, लेकिन निग्रोथ ने मना कर दिया। तो इसके बाद बात चलती है कि भैया फिर कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बाद पूर्णतः किसकी तरफ ये आकर्षित हो गया? पूर्णतः आकर्षित हो जाता है बौद्ध धर्म की तरफ। किसकी तरफ? बौद्ध धर्म की तरफ ये आकर्षित हो जाता है। अब यहीं से हमें छोटे छोटे प्रश्न तैयार करने हैं कि अशोक के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अशोक का। अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? देव नाम प्रिय किसको कहा जाता है? ये अशोक के अन्य नाम हैं। क्या नाम बोले? प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय। अशोक का नाम आपको कैसे पता चला अशोक है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख। कौन बताते हैं? मास्की और गुर्जरा अभिलेख बताते हैं कि अशोक का नाम क्या है?
सम्राट अशोक जो है ये इसका नाम अशोक है। अब अशोक को जाना जाता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में शिलालेख किसने जारी करवाए, तो अशोक ने जारी करवाए। और हिंदुस्तान में अशोक द्वारा जारी किए गए शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो कितने शिलालेख अशोक ने जारी करवाए थे भैया? 14 शिलालेख। कितने शिलालेख बच्चे बताएंगे? 14 शिलालेख जारी करवाए थे। 7 स्तंभ लेखों का निर्माण इसने करवाया था। 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेखों का निर्माण किसने करवाया? ये भी अशोक ने करवाया। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले, ध्यान से समझना, सबसे पहले खोजा किसने अशोक के अभिलेखों को? सबसे पहले खोजा था आपका टी फैंथेलर ने। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? टी फैंथेलर ने। पढ़ा किसने सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था, और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था 1837 में, और टी फैंथेलर ने इनको खोजा था 1750 में। तो खोजने वाला भी याद रखना है, किसने खोजा कि भाई अशोक के शिलालेख हैं, और जेम्स प्रिंसेप उनको पढ़ लेता है। जेम्स प्रिंसेप ने उनको 1837 में पढ़ लिया। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात आती है कि अशोक के शिलालेख जो 14 हैं, इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? 14 शिलालेखों में, 14 शिलालेखों में प्रमुख कौन कौन से हैं बच्चे? तो याद रखना, जो पहला शिलालेख है, अशोक का पहला शिलालेख है, वो क्या करता है? पशु बलि की निंदा करता है। प्रश्न पूछा जाएगा, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा बताएंगे? पहले अभिलेख में, हर बच्चे का जवाब चाहता हूं, पहले अभिलेख में क्या होगा बच्चे? पशु बलि की निंदा हुई। छठा बहुत महत्वपूर्ण है, 6th, आत्मनियंत्रण की परिभाषा। आत्मनियंत्रण की परिभाषा, आत्मनियंत्रण की परिभाषा किसमें दी गई है? आत्मनियंत्रण के बारे में किसमें बताया गया? छठे अभिलेख में बताया गया। 7वां और 8वां जो अभिलेख है, वो अशोक के भ्रमण को बताते हैं कि अशोक ने किस तरह तीर्थ यात्राएं की। अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में है। 13वें अभिलेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो बच्चे जवाब होगा 7th सबसे बड़ा अभिलेख है। 7th क्या है? सबसे बड़ा अभिलेख है। सबसे छोटा पूछूं मैं, सबसे छोटा पूछूं तो क्या बताओगे? 14वां अभिलेख सबसे छोटा है। 14वां अभिलेख सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। आगे बात आएगी बच्चे, आगे बात आएगी, ध्यान से देखना। अब इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, मैंने बताया अशोक का हुआ था राज्याभिषेक, तो इसमें देख लेना, जो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, मैंने एक बात बोली ना, तीर्थ यात्राएं, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी कि कब? 269 ईसा पूर्व के 10 साल बाद कहां गया था ये? बौद्ध गया। जब इसकी रुचि बढ़ने लगी बौद्ध धर्म के प्रति, तो बौद्ध गया। लुम्बिनी अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष गया था? 10वें वर्ष गया था। 20वें वर्ष में कहां गया था भैया? 20वें वर्ष में बताएंगे बच्चे, 20वें वर्ष में कहां गया था? बीसवें वर्ष इसने क्या यात्रा की? बाकी बौद्ध स्थलों की यात्रा की। बाकी बौद्ध स्थलों की यात्रा की, यानी जैसे सारनाथ हुआ। सर दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, अशोक ने स्तंभ बनाने की रुचि किससे ली थी? अशोक ने, राजा ने नहीं कहा था, अशोक ने स्तंभ बनाने में जो रुचि ली थी, तो बिंदुसार ने कभी कोई स्तंभ नहीं बनाया था बच्चे, कभी स्तंभ नहीं बनाया था। स्तंभ बनाने की रुचि अशोक की, जो इसकी अपनी परिषद थी, बात करेंगे, तो परिषद निर्णय लेती है कि आपके जो भी कार्य हैं ये लिखित रूप में होने चाहिए, शिलालेखों पर होने चाहिए, तब शिलालेख खुदवाने का कार्य ये शुरू करते हैं। ध्यान से देखना एक बार। बाकी बौद्ध स्थलों पर कब गए? 20वें वर्ष में जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अशोक ने क्या गुहालेख भी निर्माण कराया था? तो गुहालेख में कितने गुहालेख थे?
ये आपके 3 गुहा लेखों का निर्माण अशोक ने करवाया। अब बच्चे मैं बता रहा था, शिलालेख जो पत्थरों पर लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं बच्चे। अगली बात समझेंगे कि गुहा लेख में क्या है। स्तंभ लेख की बात तो हम कर चुके, सॉरी उसकी शिलालेख की बात तो हम कर चुके। स्तंभ लेख में किस किस का नाम आता है प्रमुख, ध्यान से देखना। स्तंभ लेख में नाम आता है एक प्रयाग, कौन सा, प्रयाग, रानी अभिलेख। एक नाम आता है आपका दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, टोपरा कहां है, हरियाणा में, इसको दिल्ली लाया गया बाद में। आगे देखेंगे दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और एक था लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। एक था आपका चंपारण स्तंभ लेख, जैसे कि आपका सारनाथ था एक, सबसे प्रमुख है सारनाथ। इसी सारनाथ पर क्या लिखा हुआ है आधार में, इसी सारनाथ पर लिखा हुआ है आपका आधार में सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी गुड। प्रयाग रानी अभिलेख, इसी को बोलते हैं बच्चे हम कौशाम्बी भी, इसी को हम कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। प्रयाग या कौशाम्बी अभिलेख इसी को कहा जाता है। दिल्ली टोपरा, और इसके बाद में बात आती है किसकी, सॉरी सारनाथ। सारनाथ में स्तंभ क्यों बनवाता है, सारनाथ में स्तंभ इसलिए बनवाया था क्योंकि यहां महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था प्रथम, तो महात्मा बुद्ध से प्रभावित था, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो सारनाथ में क्या कर लिया इसने, सारनाथ में बनवा देता है एक स्तंभ। सारनाथ में एक स्तंभ बनवा देता है, ध्यान से देख लेना बच्चे। फिर इस तरह इसने इस स्तंभों का निर्माण करवाया। अब आप एक छोटा सा प्रश्न बता दो, अशोक की माता का क्या नाम था, अशोक की माता का क्या नाम था। पिता तो मैंने आपको बता दिया बिंदुसार हैं, हर बच्चा जवाब देगा अशोक की माता, आयोग द्वारा ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशोक की माता कौन थी, तो क्या देंगे आंसर, सुभद्रांगी थी। कौन थी, सुभद्रांगी थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहां स्थित है, एमपी। सांची का स्तूप एमपी किसने बनवाया था, यह बनवाया था आपका अशोक ने। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसको बाद में आप लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक शुंग वंश के शासक हुए, तो उन्होंने क्या आदेश दिया कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूप जो भी बनवाए हैं उनको तुड़वा दो, और अपना एक स्तूप उन्होंने भी बनवाया था भरभूत स्तूप। किसने तुड़वा दिए थे अशोक के सभी 84,000 स्तूप, बच्चे बताएंगे। अशोक के सभी 84,000 स्तूपों को किसने तुड़वा दिया था, शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग ने उनको तुड़वा दिया था। बात क्लियर है बच्चे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे बात क्लियर है।